हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं ओबीसी उप वर्गीकरण को। यहाँ पर देखा जाए तो हाल ही में रोहिणी आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई है राष्ट्रपति को, जिसमें यहाँ पर ओबीसी वर्ग के आरक्षण यानी कि कोटा सिस्टम को लेकर के यहाँ पर कुछ सुझाव सिफारिशें दी गई हैं। इसमें कुछ परिवर्तन लेकर आने वाले हैं जो कि इस रिपोर्ट में यहाँ पर बताई गई हैं। इस रिपोर्ट में यहाँ पर किन किन बिंदुओं को किस किस तरीके से रखा गया है, क्या सिफारिशें की गई हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए ओबीसी वर्ग के सब क्लासिफिकेशन के कारण क्या परिवर्तन होगा, किससे यहां पर कितना लाभ होगा, क्या यहां पर नुकसान होने की स्थिति है, या किस तरीके से किस वर्गों को यहां पर आपको फायदा होगा, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में यहां पे समझने जा रहे हैं। तो समझेंगे यहां पर सबसे पहले कि आरक्षण जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में आरक्षण एक ऐसा माध्यम था जिसके तरीके से कि वर्ग विशेष को या कह सकते हैं कि हर एक वर्ग को समता समानता के अवसर प्रदान करना था। देखा जाए तो भारतीय संविधान में भी यहां पर इसका उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकारों के तहत इस तरीके के बात की गई कि सभी लोगों को यहां पर लोक नियोजन के अवसरों में आपको एक समता समानता की अवस्थिति प्रदान की जाए। तो क्या ओबीसी जो वर्गीकरण है, सब क्लासिफिकेशन है, क्या इसी को यहां पर स्वीकार करते हुए इसी के संदर्भ में यहां पर लेकर आया गया है, या किसी प्रकार के अन्य चेंजेस भी इसमें किए गए हैं? आप सभी इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, इसके सभी आधारों को समझ लीजिए, क्या है इस रिपोर्ट के अंतर्गत, किस तरीके से यहां पर इसका आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहले देखिए यहां पर रोहिणी आयोग के संदर्भ में जो चर्चा का यहाँ पर विषय है, कब लाया गया था, कब इसका गठन किया गया, किस संदर्भ में किया गया था, उसको मैं यहाँ पे आपको बता दूं। देखिए पिछड़ा वर्ग जिसे हम ओबीसी कहते हैं, ओबीसी को उपवर्गीकरण पर न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर फाइनली सौंप दी गई है। बेसिकली आपको अगर पूछा जाए इस रिपोर्ट का यहाँ पर उद्देश्य क्या था, तो आरक्षण व्यवस्था में जो विकृतियां थी उनको दूर करना। अर्थात कि जैसे कि आप सभी को पता है, आरक्षण अपने आप में एक सकारात्मक तौर पर इसे लागू किया गया था, लेकिन इसका लाभ सभी तक अभी भी नहीं पहुंचा है, और इस विकृति को यहां पर दूर करने का यहां पर तरीका यह है विभिन्न ओबीसी समुदायों के बीच लाभों को अधिक न्याय संगत तरीके से वितरित करना इस रिपोर्ट का या कह सकते हैं इस आयोग का एक प्रमुख कार्य था। यह विश्लेषण आरक्षण के वर्गीकरण के प्रमुख पहलुओं और रोहिणी आयोग के संदर्भ में शर्तें और उनके कार्यकाल के दौरान यहां पर किए गए अध्ययनों पर देखा जाए तो ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में यहां पर संकलित की गई हैं। जैसा कि आपको पता है, ओबीसी का जो उपवर्गीकरण की स्थिति है, ये आपको बेसिकली एक सवाल होना चाहिए कि क्या होता है ओबीसी का उपवर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन। तो यहां पर देखिए केंद्र सरकार ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में करीब 27% यहां पर देखा जाए तो ओबीसी जो है आरक्षण आपको प्राप्त है, एक हकदार है। जो भी यहां पर चीजें, चाहे वो नौकरी कोई आए, चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा में अगर आप जाना चाहते हैं, एडमिशन ले रहे हैं, कोई भी शिक्षा यहां पे ग्रहण करना चाहते हैं, तो वहां पर यह आरक्षण आपको प्राप्त है। लेकिन देखा जाए तो ओबीसी की जो केंद्रीय सूची है उसमें करीब 2600 से अधिक यहाँ पे प्रविष्टियां हैं ओबीसी वर्ग के अंतर्गत। कितनी है? 2600 से अधिक। लेकिन माना यह जाता है कि आरक्षण की इस व्यवस्था से केवल कुछ समृद्ध ओबीसी वर्ग को ही यहां पर इसका लाभ मिल रहा है। 2600 यहां पे जो प्रविष्टियां हैं उनमें से सभी को यह लाभ नहीं मिल रहा है। तो यहां पे देखा जाए जो उपवर्गीकरण की प्रक्रिया लेकर आई गई है, इसका सीधा सा उद्देश्य यहां पर यह है कि इसका जो लाभ है वो समान वितरण को सुनिश्चित करना, और 27% का जो आरक्षण है उसी के भीतर यहां पे एक आरक्षण की पहचान करना। देखा जाए तो कहने का मतलब यह है कि जो 27% यहां पर ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है, उसी के अंतर्गत अब यहां पर ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले अलग अलग समुदायों को आरक्षण इसके अंतर्गत सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाएगा, ताकि यहां पे ज्यादा लोगों को जो 2600 प्रविष्टियां सबको यहां पर इसका फायदा मिल सके। शर्तें क्या थी रोहिणी आयोग के गठन को लेकर, किस किस आधार पर इसको गठित किया गया था, या क्या क्या यहां पर काम इनको सौंपे गए थे? तो देखा जाए प्रारंभ में यहां पर इनको कुछ लिमिटेड काम दिए गए थे, लेकिन बाद में इनके कार्य को बढ़ा भी दिया गया। जैसे कि यहां पे देखिए आयोग ने केंद्रीय रूप से सूचीबद्ध ओबीसी जातियों समुदायों के बीच यहां पे आरक्षण लाभ के असमान वितरण की चर्चा और उससे संदर्भित मुद्दों को यहां पर देखना था। एक कार्य इनको सौंपा गया। यहां पर ओबीसी को उपवर्गीकृत करने, उन्हें संबंधित उपश्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए यहां पर आवश्यकता पर भी इनको बल दिया गया था कि आप देखिए, आप एक वैज्ञानिक तरीका निकालिए कि किस तरीके से ओबीसी वर्ग के अंतर्गत सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है।
अब आगे चल के इसमें कुछ चीजें और जोड़ दी गई। क्या जोड़ा गया? जोड़ ये दिया गया कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में किसी भी त्रुटि के अध्ययन और सुधार की सिफारिश यहां पर करने के शब्दों को या फिर कार्यों को इनके साथ जोड़ दिया गया कि आप सिर्फ यहां पर सब क्लासिफिकेशन तक सीमित मत रहिए। यहां आप अगर ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण में अन्य भी कोई आपको समस्या आपको दिखाई देती है तो उन सब के बारे में आप रिपोर्ट करिए। अब यहां पर ये तो इनको काम सौंप दिया गया। अब देखिए यहां पे आया क्या। अब आयोग जब यहां पर गठित हुआ तो उन्होंने अपना काम करना शुरू किया और कार्य के दौरान यहां पर कई सारे अध्ययन यहां पर इन्होंने किए, कई सारी परीक्षाएं जो यहां पर आयोजित की गई उनका अध्ययन किया, उनके आंकड़े देखे जो सिलेक्शन यहां पर हुए और फाइनल यहां पर अपनी एक रिपोर्ट यहां पर वो लेकर आते हैं। तो यहां पर पूरा समझते हैं कि क्या रहा आयोग के द्वारा विश्लेषण, भारत में क्या है आरक्षण की स्थिति और ऐतिहासिक भारत में पृष्ठभूमि क्या है आरक्षण को लेकर के। देखिए यहां पे सबसे पहले 2018 में हम बात करें तो आयोग ने विशिष्ट अवधि में करीब 1.3 लाख केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी प्रवेश पर डेटे का विश्लेषण किया। ठीक है, 2018 से लेकर यहां पे जो भी केंद्र सरकार की के द्वारा आयोजित जो भी एग्जाम्स रहे उन सभी का यहां पर उन्होंने एक तरीके से विश्लेषण किया। इसके अलावा यहां पे जो पता चला कि करीब 97% नौकरियां और 25% जो सीटें हैं ओबीसी यहां पर जातियों को मिली और केवल 10% जो है ओबीसी समुदायों के इन लाभों का करीब 24.95% लाभ हुआ। कहने का मतलब ओबीसी के अंतर्गत ही जो हैं 10 ओबीसी समुदाय देखा जाए तो टोटल अभी हमने देखे जो प्रविष्टियां हैं करीब ओबीसी के अंदर 2600 हैं, लेकिन यहां पर आपको देखा जाए केवल 10 ओबीसी समुदाय ही कितना लाभ प्राप्त कर रही हैं ओबीसी आरक्षण का, करीब करीब यहां पे 25% लाभ आपको कुछ 10 समुदाय ही प्राप्त कर रहे हैं। अब यहां पर यह भी कहा गया कि ध्यान देने वाली कुछ बातों पर कुछ और फैक्ट यहां पर जो बताया गया है रिपोर्ट में कि 983 ओबीसी समुदायों में कुल 37% नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में 0 प्रतिनिधित्व रहा। कहने का मतलब 983 ओबीसी को जो प्रविष्टियां हैं, जो जातियां हैं, जो समुदाय हैं, उनको आज तक या फिर जो अब तक भर्तियां हो चुकी हैं उनमें कोई भी यहां पर आपको लाभ मिला ही नहीं है। तो एक बड़ा जो कह सकते हैं जो आरक्षण लाया गया था देखा जाए तो अभी भी यहां पे आरक्षण सब तक पहुंचा ही नहीं है, सबको इसका लाभ मिला ही नहीं है। और इसके साथ साथ एक डेटा और यहां पे देखिए 994 ओबीसी उपजातियों की भर्ती और प्रवेश में केवल 2.68% प्रतिनिधित्व ही वहां पर उनको मिला है। तो एक बड़ी संख्या जो है यहां पर देखा जाए तो आपको या तो मिला ही नहीं है या मिला भी है तो बहुत ही कम प्रतिनिधित्व यहां पर उनको मिलता है। तो इस आधार पे अब यहां पे सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा कि किसको किसको किन जातियों को यहां पर कितने परसेंट और किस वर्ग को कितने परसेंट यहां पर ओबीसी के अंतर्गत आपको आरक्षण दिया जाएगा। और जो क्रीमी लेयर की जो बात हुई थी कि आरक्षण के अंतर्गत ऐसे वर्ग जो लगातार यहां पे फायदे में हैं या प्राप्त कर चुके हैं उन्हें बाहर करना और अन्य वर्गों को यहां पर इसका लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी आप इसे मान सकते हैं ओबीसी के उपवर्गीकरण को। थोड़ा सा इतिहास को देखते हैं, भारत में इतिहास देखते हैं कि क्या रहा है भारत में आरक्षण की स्थिति को लेकर के। बताते चलें, देखा जाए तो भारत में आरक्षण की प्रणाली का जो उद्देश्य था कि आबादी के कुछ कमजोर वर्गों को किस तरीके से ऐतिहासिक अन्याय को यहां पर जो उन्होंने सामना किया है उससे उन्हें बाहर निकालना और सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों, विधायिकाओं में सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से आरक्षण सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए अवसरों तक एक पहुंच सुनिश्चित करने के माध्यम के रूप में लेकर आया गया। यह प्रणाली देखा जाए तो एक संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा इसे शासित किया गया, साथ ही इसका कार्यान्वयन न्यायिक जांच के अधीन है। आरक्षण जो है हाशिए पे पड़े समूहों के लिए यहां पर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अर्थात समाज के ऐसे वर्ग जहां पर उनको ना तो शैक्षिक तौर पे ना ही प्रशासनिक नौकरियों इत्यादि में देखा जाए तो उन्हें कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का तरीका आरक्षण है। इसने बहस और सुधारों की मांगों को भी यहाँ पे जन्म दिया। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, तो कई लोगों ने इसे यहाँ पर देखा जाए जैसा कभी हमने देखा ओबीसी वर्ग के अंतर्गत कि कुछ लोग इसका फायदा उठा पा रहे हैं और सब तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। आइए थोड़ी सी इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। देखा जाए जो जाति है ये आधारित आरक्षण प्रणाली का जो विचार था मूल रूप से 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा राव फुले के द्वारा यहाँ पर किया गया था। सबसे पहले देखा जाए इसकी शुरुआत हुई।
उसके बाद आगे चलकर देखा जाए तो जो वर्तमान हम आरक्षण प्रणाली को देखते हैं, 1933 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की यहाँ पे शुरुआत करने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि ये आकार लेना ये शुरू होता है। इस घोषणा ने दलित, सिख, मुस्लिम, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय समेत विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र भी प्रदान कर दिए गए। मुद्दे पर गांधी जी और उसके आगे जब ये घटना को यहाँ पर किया गया, इस तरह की चीजें लेकर आई गई, सांप्रदायिक यहाँ पर स्थिति, क्षेत्र, चुनाव, निर्वाचन, इस तरह की जब घटनाएं दिया जाने लगा तो महात्मा गांधी यहाँ पर इन्होंने इसका विरोध किया। वो इस चीज से सहमत नहीं थे क्योंकि इससे भारत में सांप्रदायिकता का जन्म हुआ था और भीषण यहाँ पर देखा जाए आगे चल के इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिले। आमरण अनशन पे जब बैठ गए यहाँ पे महात्मा गांधी, तो यहाँ पर फिर आगे चलकर अंबेडकर और के साथ उन्होंने एक समझौता किया गांधी जी ने, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप ये सुनिश्चित किया गया कि कुछ आरक्षण जो है संयुक्त मतदाता क्षेत्रों में यहाँ पे प्रदान किया गया। और इस तरीके से देखा जाए तो आरक्षण की पृष्ठभूमि या ऐतिहासिक जो स्थिति थी, पूना पैक्ट से एक सामाजिक तौर पर स्वीकार्यता जो थी वो यहाँ पर पनप उठी। आइए कुछ और चीजों के यहाँ पे समझ लेते हैं। आरक्षण के विस्तार, इसकी न्यायिक जांच और हालिया विकास के घटनाक्रमों पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। प्रारंभ में देखा जाए तो भारत की स्वतंत्रता के बाद आरक्षण जो है केवल एससी और एसटी के लिए यहाँ पे प्रदान किया गया था, और 1991 में देखें तो एक आयोग को गठन किया गया जिसे हम जानते हैं मंडल आयोग। मंडल आयोग की सिफारिशों के पश्चात ओबीसी को भी यहाँ पे आरक्षण के दायरे में शामिल किया गया, अर्थात ओबीसी को बहुत पहले से यहाँ पर आरक्षण प्राप्त नहीं है, 1991 के मंडल आयोग की सिफारिशों के पश्चात इन्हें प्राप्त हुआ। इसके संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत देखा जाए तो नियुक्त मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक पिछड़ेपन के 11 संकेतकों के आधार पर पिछड़े वर्ग की यहाँ पे पहचान की, और इसमें 3743 जातियों के एक अखिल भारतीय ओबीसी सूची यहां पर उनके द्वारा तैयार की गई। साथ ही 2108 जातियों के एक साथ अधिक वंचित या दलित पिछड़े वर्ग की सूची का भी इनके द्वारा निर्माण किया गया। तो दलित वर्ग और साथ ही साथ यहाँ पे पिछड़े वर्ग दोनों की यहाँ पे जो सूची तैयार की गई थी वो किसके द्वारा? मंडल आयोग के द्वारा। अब चलिए बात करते हैं कि आरक्षण की क्या न्यायिक जांच की जा सकती है, और की जा सकती है तो कैसे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारत में आरक्षण नीतियों को आकार देने में भी एक प्रमुख भूमिका यहां पर निभाई है। सुप्रीम कोर्ट में कई सारे ऐसे मामले गए जिसको यहां पर सुनवाई और बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों के माध्यम से, निर्णयों के माध्यम से उसको एक आकार दिया है। एक मुद्दा था मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोराई राजन, जो 1951 में आपको देखने को मिलता है। इस मामले में जो उन्होंने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा जिसके कारण संविधान का आपका पहला संशोधन हुआ, और इस पहले संशोधन के परिणाम स्वरूप अगर आप देखें तो शिक्षा में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 15(4) यहां पर आपको पेश किया गया। इसके बाद एक और मामला आता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जो 1992 में आया। यहां पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% कोटा को बरकरार रखा, लेकिन उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली सरकार की अधिसूचना को यहां पे रद्द कर दिया। और इसने यह सिद्धांत भी स्थापित कर दिया कि कुल आरक्षण लाभार्थी जो है भारत की जनसंख्या के 50% से अधिक नहीं होने चाहिए। तो ये एक मामला जो आप जानते हैं 1992 का ये मामला, जिसके पश्चात भारत में कुल आबादी के 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, चाहे आप किसी वर्ग को कितना भी आरक्षण दें, लेकिन उसका टोटल 50% से ज्यादा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे भारत में आरक्षण की प्रक्रिया को एक न्यायिक स्थिति प्रदान की गई है। इसके अलावा चलिए बात करते हैं कुछ हालिया विकासों में किस तरीके से हाल फिलहाल कुछ वर्षों में इस आरक्षण को लेकर क्या मुद्दे उठे हैं, उसको लेकर किस तरीके के चेंजेस आए हैं। देखा जाए तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आपको याद होगा, जिसमें अनारक्षित श्रेणी अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में देखा जाए तो 10% आरक्षण यहां पे प्रदान किया गया, और इस प्रावधान ने आरक्षण सीमा को 50% से अधिक यहां पे बढ़ा दिया है। आरक्षण की बढ़ती मांगों के पीछे के कारण क्या है, क्यों लगातार आरक्षण की डिमांड की जाती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरक्षण जो तरीका है वो लोगों को, समाज के पिछड़े वर्गों को यहाँ पे समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का एक माध्यम है। और यही सारी चीजें अगर देखा जाए तो आरक्षण जो है एक अतार्किक विकास नीतियों, कृषि संकट, रोजगार की वृद्धि में ठहराव के प्रतिकूल प्रभावों के समाधान के रूप में हम देख सकते हैं।
साथ ही साथ समाज के कुछ वर्ग विशेषाधिकारों के खोने से डरते हैं और समान लाभों की कमी कारण सरकारी नौकरियों के संदर्भ में वंचित भी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग स्थितियां हैं, डिमांड है, कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि है जो कि आरक्षण की डिमांड को यहाँ पर और ज्यादा यहाँ पर बढ़ाती है। अंतिम दो यहाँ पर मुद्दे और देख लेते हैं। एक, आरक्षण के विरुद्ध क्या तर्क दिए जाते हैं और समसामयिक मुद्दे यहाँ पर आपको किस तरीके से आरक्षण के आकार को या इसे सही करने का तरीका सुझाते हैं। आरक्षण के देखिए विरुद्ध जो तर्क यहाँ पर आपको हमेशा देखने को मिलते हैं उनमें मुख्य रूप से यह है कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण के कारण कर्मचारियों के बीच विभाजन हुआ है, शत्रुता बढ़ी है, कार्यस्थल के माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि आप आरक्षण से आए हैं, आपके नंबर कम थे, इसके कारण आपको देखा जाए फिर भी आरक्षण कारण आपका सिलेक्शन हो गया और इसके कारण लगातार जो होता है वो एक द्वेष की भावना बनी रहती है। इसके अलावा जाति आधारित भेदभाव भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आरक्षण और सांप्रदायिकता के कारण ये और ज़्यादा बढ़ा है। इसके कारण आरक्षण जो है समाज में जाति की धारणा को बढ़ावा देता है और सामाजिक समानता में यहाँ पर आपको बाधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा आरक्षण जो है ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के उत्थान को लेकर यहाँ पर पेश किया गया था, लेकिन कई लोगों को आर्थिक प्रगति के बावजूद अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो इस सामाजिक यहाँ पर लाभ उसका उठा रहे हैं, जिसके कारण हर एक वर्ग को यहाँ पर इसका फायदा नहीं मिल रहा है, उनको उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही देखें तो आरक्षण प्रणाली का जो कार्यान्वयन है वो पूरी तरीके से त्रुटिपूर्ण रहा है, जिसका लाभ देखा जाए तो अक्सर जो है पिछड़ी जातियों को के भीतर प्रभुत्वशाली और कुलीन वर्ग के द्वारा यहाँ पे हड़प लिया जाता है, जिस कारण से अधिक हाशिए पर रहने वाले लोग अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो वंचित हैं, जैसे अभी हमने ओबीसी वर्ग के अंतर्गत देखा। फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या किया जा सकता है, जैसे कि आरक्षण जो है प्रत्येक जाति के कुछ विशेषाधिकार पर व्यक्तियों के बजाय सबसे वंचित व्यक्तियों पर यहाँ पर लक्षित होना चाहिए। अर्थात आपको ये सोच डेवलप करनी होगी, कोई ऐसा तरीका यहाँ पे जरूर निकालना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि इसका लाभ उन्हीं को मिले जो इससे अभी तक यहाँ पर वंचित हैं। इस आरक्षित श्रेणियों के भीतर संपन्न व्यक्तियों को बाहर करने के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा को सख्ती से यहाँ पर लागू करना हो, जिसे लाभ मिल गया है, जो यहाँ पर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं, जो मजबूत हो चुके हैं सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से, उन्हें यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। हाशिए पर मौजूद वर्गों के उत्थान के लिए जमीनी स्तर पर शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर ध्यान देने की भी जरूरत है। जागरूकता सृजन कार्यक्रम यहाँ पे लेकर आइए। आरक्षित वर्गों के जरूरतमंद व्यक्ति आरक्षण के प्रावधानों के यहाँ पे ताकि लाभान्वित हो सकें और आरक्षण नीतियों को सामाजिक एकजुटता के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए ना ही इसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर हम सही तरीके से लेकर चलें तो आरक्षण का जो फायदा है जिस वर्ग के लिए लेकर आया गया था उन तक पहुंचाना आसान हो सकेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी और मुद्दे को लेकर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक को अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि इसके परीक्षा में आने के चांसेस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।